Hello students, welcome back. This is Baljit Chaudhary from St. S. Ajitgarh. In last lecture, we have studied about life, living organism and the characters or properties of living organism. जहाँ पे हमने ये कहा था कि living organisms के जो character होते हैं, types होते हैं character के 5 types of characters हैं. Growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Growth and reproduction हम पढ़ चुके, जहाँ पे हमने ये कहा था कि growth and reproduction are specific character but not the defining character or properties. क्यों? वो हम पढ़ चुके. Now we will proceed with next character, that is metabolism. तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है बेसिकली. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ए ऑर्गेनिज्म्स बॉडी नोन एज मेटाबॉलिज्म. सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, this is reactions, sum of all chemical reactions occurring in organisms body known as metabolism. ठीक है, जब हम लाइफ डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये कहा था कि लाइफ इज द कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं. ठीक है, वो जो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब केमिकल रिएक्शंस का सम जो होता है, उनका टोटल जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म. और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्या करती हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में बनाए रखती हैं, उसको लिविंग स्टेट में रखती हैं. ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो केवल किस में प्रेजेंट होता है, लिविंग में. तो प्रेजेंट ओनली इन लिविंग, एब्सेंट इन नॉन लिविंग. मेटाबॉलिज्म sum of all chemical reactions occurring in organisms body known as metabolism, present only in living, absent in non living. ठीक है, तो केवल किस में प्रेजेंट है, लिविंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में एब्सेंट है. मानी जो मेटाबॉलिज्म है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है. आपको नेचर में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा हो, या आपको नेचर में ऐसा कोई भी नॉन लिविंग भी नहीं मिलेगा जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता हो. सो वी कैन से मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट ओनली इन लिविंग. ठीक है, तो ये तो था हमारा मेटाबॉलिज्म के बेसिक्स कि होता क्या है. तो मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, और ये केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, इसको लिविंग स्टेट में बनाए रखती हैं. सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्यों, क्योंकि ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं. तो मेटाबॉलिज्म जो होती है वो 2 टाइप के होती है. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. सो देर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी सिंथेटिक प्रोसेसेस होती हैं वो सारी होती हैं एनाबॉलिज्म. सिंथेटिक रिएक्शंस, सिंथेटिक रिएक्शंस का एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 एंड H2O ये प्रोड्यूस करते हैं C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, एंड कौन सा टाइप है ये कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो, जिसमें किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म। उसे हम क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म। तो जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शंस हैं वो सारी क्या होंगी, एनाबोलिज्म। और फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 एंड H2O ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये कंप्लीट कहाँ होगी, क्लोरोफिल में, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और वाटर यूज हो रहा है, और इनके यूज होने से क्या बन रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, ग्लूकोज का फॉर्मेशन या सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, सिंथेटिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म। दूसरी कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी इसमें किसी ना किसी चीज़ का डीजनरेशन होगा, जो चीज़ हमारे पास बन चुकी है उसका क्या होगा, डीजनरेशन। तो ये कैसी रिएक्शंस होंगी, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, यानी इसमें क्या होगा, किसी चीज़ का लॉस होगा। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा था उसका क्या होगा, डीजनरेशन होगा, O2, तो ये फॉर्म करेगा CO2H2O प्लस एनर्जी किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गए मेटाबॉलिज्म के टाइप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, जितने भी सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, all the synthetic reactions are anabolism and all the destructive reactions are catabolism. For example, synthetic reactions का या anabolism का example photosynthesis, and क्या होगा, photosynthesis में क्या होता है, CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है रिएक्शन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितनी भी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो यहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो O2 के साथ मिलता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा पॉइंट याद रख लेना कि अगर एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबोलिज्म से, तब ग्रोथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। एनसीईआरटी में दे रखा है छोटा सा, तो याद रख लेना। अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा एनाबॉलिज्म से, यानी यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है मतलब एक्यूमुलेशन क्या होगा, सबस्टेंसेस का ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ग्रोथ कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, एनाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, ग्रोथ यहाँ पर जो होगी वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अरे इसको ऐसे ही याद रखना है, जैसे तुम्हारे पापा जितना कमाते ज़्यादा हैं, तुम खर्च कम करते हो, तब तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा। लेकिन कमाते कम है और खर्च ज़्यादा करोगे तो क्या रहेगा, कर्जा रहेगा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म अगर ज़्यादा रहेगा कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ कैसा होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा, और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा एनाबॉलिज्म से तब क्या होगा, ग्रोथ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म। अब हमारे को क्या है कि हम ये जान चुके हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस जान चुके कि प्लांट्स में होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, हम रेस्पिरेशन जान चुके, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक बॉडी में होती हैं वो सारी हम जानते हैं। ठीक है, अब उन रिएक्शंस को हम बाहर भी तो करवा सकते हैं। अरे मेरे पास ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मैं बाहर भी तो करवा सकता हूँ, आर्टिफिशियल मीडियम में करवा सकते हैं, इन विट्रो कंडीशंस में, टेस्ट ट्यूब में। तब वो केमिकल रिएक्शंस जो होंगी तब उनको क्या बोलेंगे अपन, लिविंग और नॉन लिविंग। तो
इन विट्रो कंडीशंस में या आर्टिफिशियल मीडियम में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इन विट्रो कंडीशंस में करवाई जाती हैं वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, वो क्या है, ओनली केमिकल रिएक्शंस, ओनली केमिकल रिएक्शंस हैं, जनरल केमिकल रिएक्शंस है। लेकिन वही केमिकल रिएक्शंस अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही हैं, किसी और उन केमिकल रिएक्शंस का परफॉर्मेंस कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी कर रही है या किसी बॉडी में हो रही है, तब उनको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। अदरवाइज वो क्या है, केवल केमिकल रिएक्शंस है। तो ये था हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो था मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे हमने ये कहा कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एब्सेंट इन नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। और इसीलिए हमने क्या कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है। मींस मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे ये स्टार पॉइंट जो है ये तुम नोट डाउन कर लेना और इनको याद रख लेना। मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट ओनली इन living, so we can say that metabolism is defining property of organisms. Clear? Then types of metabolism, anabolism and catabolism. Anabolism synthetic reactions, catabolism destructive reactions. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एनाबोलिज्म में किसी न किसी सबस्टेंसेस का क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, कोई ना कोई सबस्टेंस सिंथेसाइज होगा। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में किसका सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का। और नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, डीजनरेशन होगा, किसी ना किसी सबस्टेंसेस का क्या होगा, डीजनरेशन। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे हमने क्या कहा कि ग्लूकोज जो होता है उसका डीजनरेशन होने से या उसका ऑक्सीडेशन होने से हमारे को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, तो अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा, कैटाबॉलिज्म कम रहेगा, देन ग्रोथ इज पॉजिटिव। एंड इफ कैटाबॉलिज्म मोर देन एनाबॉलिज्म, देन ग्रोथ इज नेगेटिव। क्लियर? So we will proceed with next character. So now we will discuss about next character or property of organism, which is cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका वो इसे सबसे इम्पोर्टेंट मानता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मानता है एनसीईआरटी। क्यों मानता है अभी हम डिस्कस करेंगे, लॉजिक क्या है इसके पीछे का वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल क्या होता है, सेल क्या होगा। सेल के लिए हमने ये कहा था, जब हम बेसिक क्लास में पढ़ रहे थे तब हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, या आप 9th और 10th दोनों क्लासों में सेल का डेफिनेशन पढ़ के आए हो। तो सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने ये कहा था, या हम जब बेसिक क्लास पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जो भी पढ़ेंगे या साइंस में जो भी पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ प्रूव्ड है तभी हम उसको पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, इसको हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप बाय सेल और सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना, ऑल द ऑर्गेनिज्म्स
आर मेड अप बाई सेल और इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाई सेल और इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेल तो अपन जान ही रहे हैं, तो सेल के प्रोडक्ट क्या होंगे? सेल प्रोडक्ट्स आर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर द सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। सो वी कैन से दैट सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये याद रखना है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म्स which present in nature are made up by cell और its product। वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं अभी अपन देखेंगे सेल के बेसिस पे। माइक्रोब्स हो, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में आता है, जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सो वी कैन से दैट सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब फंक्शनल का अपन बात करते हैं। ठीक है, हम जब पढ़ रहे थे 9th या 10th क्लास में, जब आपने पढ़ा था, तभी आपने ये पढ़ा होगा कि सेल के अंदर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शंस? मेटाबॉलिज्म। तो जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस completes in the cytoplasm, completes in the cytoplasm। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। सो वी कैन से दैट सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज सेल इज स्ट्रक्चरल क्यों? एंड फंक्शनल क्यों? इस वजह से। तो वी कैन से दैट cellular organization is the most defining property of organism। and what is cell? Cell is fundamental structural and functional unit of an organism। हमने इससे जस्ट पहले मेटाबॉलिज्म पढ़ा, तो वहाँ हमने ये कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो केवल और केवल लिविंग में प्रेजेंट होता है, केवल और केवल लिविंग में प्रेजेंट होता है, और वो मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसीलिए हमने सेल को क्या कहा है? फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ cells, on the basis of number of cells। First unicellular, next multicellular। ठीक है, unicellular which made up by a single cell, made up by a single cell। made up by two or more than two cells। which multicellular कौन से होंगे? which made up by two or more than two cells। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल से बना हुआ है तब उसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और अगर वो टू और मोर देन टू सेल से बना हुआ है तब हम उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपकी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी यही कहती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का मोस्ट क्लियर जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है ये हमने देखा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि और लिविंग जो होगा उसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा।
लिविंग जो होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म क्या था, सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, कंप्लीट्स इन साइटोप्लाज्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको सेल, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल क्यों होता है, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल और सेल प्रोडक्ट। फंक्शनल क्यों होता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म कंप्लीट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म ही वो प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके लिविंग स्टेट में रखती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 2 टाइप्स होते हैं सेल के नंबर के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर विच वन मेड अप बाय ए सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर विच मेड अप बाय 2 और मोर देन 2 सेल्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स। एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेचर में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जो जिसमें सेल एब्सेंट हो, और ना ही आपको कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें सेल प्रेजेंट हो। सो वी कैन से दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एंड नॉट ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। और यहां से नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट था, सीधा स्टेटमेंट था, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट कैरेक्टर। So now we will discuss next character, which is consciousness. Last, consciousness. कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल जो सेंस होते हैं या एनवायरमेंटल जो स्टिमुलेटिव्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो सेंस डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बाहर बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही हो, बाहर से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही हो, तो हम क्या कर लेंगे, तुरंत अपना नाक बंद कर लेंगे। यानी एनवायरमेंट में कोई स्टिमुली जनरेट हुआ, सबसे पहले तो स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल या तो अपने जो चारों ओर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें, या अपनी खुद की बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की खुद की बॉडी में कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस अगर अपीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुली। और इस स्टिमुली के अगेंस्ट सेंस डेवलप होना उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस मीन्स सेंस अगेंस्ट द स्टिमुली। मान लो मेरे यहाँ पे किसी ने काटा या पिन चुभ गई, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, हाथ को पीछे ले जाऊँगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस इज
सेंस अगेंस्ट द स्टिमुली, सेंस अगेंस्ट द स्टिमुली, माने कोई भी स्टिमुली जनरेट हो, वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर वो कोई सेंस डेवलप हो रहा है उसके अंदर, देन वी विल कॉल्ड इट कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे किसी ने पिंच बोई तो मैं क्या करूँगा, हाथ पीछे ले जाऊँगा, बाहर से गंध आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो तो मैं क्या करूँगा, नाक बंद करूँगा, ठीक है, ये सारे, ठीक है। और अब इन स्टिमुलीज को, या ये जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेज हैं, इनको हम रिसीव कैसे करते हैं, स्टिमुली रिसीव्ड बाई आवर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई, ईयर, स्किन, नोज एटसेट्रा। कोई भी फिजिकल चेंजेस होगा वो उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव कौन करेगा, हमारे सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल, फिजिकल में मान लो, फिजिकली मैं किसी को हरास कर रहा हूँ, फिजिकली मैं यहाँ पे पिंच बो रहा हूँ, तो इसको, इसका जो स्टिमुली होगा, फिजिकल स्टिमुली जो होगा, उसको रिसीव किसने किया, स्किन ने किया, ठीक है। अगर स्मेल आएगी तो उसको रिसीव किसने किया, नोज को किया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, इन स्टिमुलीज को रिसीव करते हैं और इसके अगेंस्ट क्या डेवलप होता है, उनके अंदर जो सेंस डेवलप होता है उसे हम क्या कह जाते हैं, कॉन्शियसनेस कह जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन की अगर अपन बात करें, ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, एक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। इस वेल डेवलप नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, साइन बेसिक क्लास में ही बता दिया था कि ये साइन लैंग्वेज जो होगी उसको नोट करके ध्यान रख लेना कि कौन सा साइन किसके लिए यूज किया जाता है। प्लस NSE हमने प्रेजेंस के लिए यूज किया था। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ well developed, due to presence of well developed nervous system, humans are self consciousness, self consciousness। ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। और क्यों होते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस, सॉरी यहाँ पे कॉन्शियसनेस कर दिया मैंने, ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। तो ह्यूमन कैसे होंगे, सेल्फ कॉन्शियस होंगे, किसकी वजह से होंगे, नर्वस सिस्टम की वजह से होंगे। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। और नॉट ओनली ह्यूमंस, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, वो सब कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अब अपन ये कह देते हैं, चलो हमने ये मान लिया कि सर जो ह्यूमंस होंगे या जितने एनिमल्स जो होंगे वो तो सेल्फ कॉन्शियस हो गए या कॉन्शियस हो गए, सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं, कॉन्शियस हो गए, यानी वो तो अपने जो एनवायरमेंटल स्टिमुलीज जो हैं उनके अगेंस्ट सेंस डेवलप कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल प्लांट्स में भी ऐसा होता है। अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट्स में ऐसा कैसे होता है। अभी कुछ एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कई प्लांट्स में हमने देखा है कि उनके अंदर जो फ्लावरिंग होती है, यानी फूल जो लगते हैं वो एक स्पेसिफिक सीजन में लगते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन में लगते हैं। मींस वो क्या होते हैं, उस सीजन के अकॉर्डिंग खुद को एक्लेमेटाइज करते हैं, यानी उनको वो जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए सूटेबल होती हैं। उसके अंदर ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो सारी, तो उनके लिए जब सूटेबल कंडीशंस होंगी तो वो क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल है। कैसे,
उनको भी पता है कि कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशंस मेरे लिए सबसे सूटेबल है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एक्लिमाइज करना, वही तो क्या है, कॉन्शियसनेस है। अरे यहाँ पे पिन चुभी, पिन चुभने पे अगर मैं इसको पीछे ले गया तभी तो मैं कॉन्शियस हूँ, अगर मैं इसको पीछे नहीं ले जाता, मेरे को पता, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा, तो मैं क्या हूँ, कॉन्शियस नहीं हूँ। ठीक है, तो प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इट्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब एनसीईआरटी जो होता है आपका, वो ये कहता है कि अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है। इसके अलावा एनसीईआरटी एक और चीज़ कहता है कि कई बार हम देखते हैं कि ब्रेन डेड जो पेशेंट होते हैं या कोमा में जो गए हुए पेशेंट होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे हम, लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। है तो वो लिविंग भी, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो क्या कर पाता है, कॉन्शियस नहीं रह पाता है। तो एक ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी कहता है कि ब्रेन डेड या कोमा के जो पेशेंट होते हैं, ब्रेन डेड या कोमा के जो पेशेंट होते हैं, वो कॉन्शियसनेस नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं, क्योंकि उसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, उसके अलावा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर है। लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट जो होते हैं, कोमा के पेशेंट जो होते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है उसकी वजह से उस पर रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया अभी तक कि लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। वहाँ पे हमने 5 कैरेक्टर बताए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में हमने ये कहा कि ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजमेंट इन साइज और मास, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। फिर हमने ये कहा कि ग्रोथ जो होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है लिविंग का, लेकिन इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉन लिविंग जो होते हैं उन पे भी सबस्टेंसेस के एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। फिर हमने ग्रोथ के टाइप पढ़े, इंट्रेंजिंग ग्रोथ, एक्सट्रेंजिंग ग्रोथ, लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ। एक्सट्रेंजिंग नॉन लिविंग की ग्रोथ थी, इंट्रेंजिंग जो थी वो लिविंग की ग्रोथ थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ जो थी वो एनिमल्स की थी, अनलिमिटेड ग्रोथ जो थी प्लांट्स की थी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये कहा कि रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केवल लिविंग में होता है, लेकिन फिर भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, इसलिए क्योंकि नेचर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल म्यूल हो गया, स्टेराइल ह्यूमन्स हो गए एंड वर्कर हनी भी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये कहा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली 2 टाइप होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के बारे में हमने जनरल थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे हमने ये जाना कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है, इसलिए हमने क्या कहा था, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स जाने, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तब क्या होगा। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म जो होता है वो डिजनरेटिंग रिएक्शंस होती हैं। ये सारा हमने जाना, विद एग्जांपल हम जान रहे थे। फिर उसके बाद में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो वहाँ पे हमने जाना कि सेल क्या होता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों होता है वो अपने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमने कॉन्शियसनेस डिस्कस किया, जहाँ पे हमने ये जाना कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है। ये सारा जानने के बाद में एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिज्म क्या मानती है, इतना सारा पढ़ने के बाद में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, हम भी जान रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युली। ठीक है,
ये होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। लिख लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चीज़ों को समझते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है, अपनी रेप्लिका बना सकता है, जिसको हमने किस में पढ़ा, रिप्रोडक्शन में पढ़ा। नेक्स्ट इवोल्विंग मतलब इवोल्यूएट करता रहता है, खुद का इवोल्यूशन करता रहता है। इवोल्यूशन मतलब वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से सुटेबल बनाता रहेगा, अपने आप में डेवलपमेंट करता रहेगा, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, जिसको हमने कॉन्शियसनेस में पढ़ा, ठीक है। और ये सब होते किस वजह से हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो हम पढ़ चुके। और ये जो इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, सेल्फ रेफ्लेक्टिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव जो सिस्टम होता है, ये क्या करता है, अपने जो एनवायरमेंटल स्टिमुलीज हैं, स्टिमुलस जो है उनके अगेंस्ट सेंस डेवलप करता है, उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स विच केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। क्लियर। तो यहाँ तक हम ये जान चुके कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, कौन से ऑब्जेक्ट लिविंग होंगे, कौन से नॉन लिविंग होंगे, कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे, ये सब जान चुके। नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म नेचर में आ चुके, तो डाइवर्सिटी रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।